प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा में हैं। ये एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री इस दौरान विश्व के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन समेत महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पाकिस्तान को भी बेनकाब करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बड़ा समिट है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। इस शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री मोदी चीन को घेरने का भी काम करने वाले हैं। इस एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी कई लक्ष्य को साध सकते हैं, जिनमें पहला मसला अफ्रीकी देशों में भारत की विकास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। ड्रैगन के चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जवाब में भारत इससे मिलते जुलते जो प्रोजेक्ट है उसके साथ अफ्रीकी महाद्वीप पर अपना फोकस बढ़ा सकता है। तो साफ है कि बीजिंग का काउंटर करने के लिए सड़क संपर्क या फिर आधिकारिक संरचना से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी परियोजना अफ्रीका को तोहफे में मिल सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी G7 से क्या कुछ संदेश दे सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन G7 में प्रधानमंत्री मोदी का होना बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल में पहली बार कनाडा पीएम पहुंचे हैं, इसलिए भी ये मौका बहुत खास होगा। पीएम लगातार छठी बार G7 का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले ट्रंप G7 से जो है अमेरिका की तरफ निकल चुके हैं। ये जानकारी अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंच भी गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की उनसे वहां पर कोई मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है G7 का ये मंच। प्रधानमंत्री मोदी इस मंच से कई लक्ष्य को साधने वाले हैं। अफ्रीकी देशों में भारत की विकास परियोजनाएं, चीन के BRI का जवाब देगा भारत, अफ्रीका में सड़क संपर्क और आधारभूत परियोजनाएं बना सकता है। कोई बड़ी परियोजना अफ्रीका को तोहफे में मिल सकती है। चीन के प्रभाव को कैसे संतुलित किया जाए, इस पर बातचीत भारत कर सकता है। ग्रीन एनर्जी पर भारत का फोकस पूरी तरीके से है। सौर बैटरी, बायोगैस, इथेनॉल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर भी जोर भारत देगा। G7 से ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए साझेदारी, हरित तकनीक और वित्तीय पोषण पर भी सहमति बनेगी। हिंद प्रशांत में चीन के विस्तार पर भारत की नजर है। आर्थिक गलियारे और समुद्री क्षमता पर जोर है। G7 के साथ भारत के मजबूत कारोबारी रिश्ते हैं। फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, उससे द्विपक्षीय हित साधने की कोशिश होगी। चीन अमेरिका तनाव के बीच में भारत का जो अवसर है वो बहुत बड़ा है। तो G7 में छठी बार प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। सबसे पहले अगस्त 2019 फ्रांस में जब G7 का आयोजन हुआ तब वहां मौजूद थे। जून 2021 में इंग्लैंड में वर्चुअली पीएम शामिल हुए। जून 2022 में जर्मनी में शामिल हुए। मई 2023 में जापान में ये समिट था, वहां पहुंचे थे। जून 2024 में इटली में इसका आयोजन हुआ, वहां भी पीएम मौजूद थे। और जून 2025 यानी इस बार कनाडा में इसका आयोजन हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ का हिस्सा बने हैं। अब G7 को जरा आप जानने की कोशिश कीजिए कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, ग्लोबल GDP पर इसका क्या असर है, कितना हिस्सा है। ये तमाम जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं, इसको बताने का मकसद ये है कि कैसे एक साथ जो तमाम देश हैं वो एकजुट होते हैं। 7 कंट्रीज इसका हिस्सा होती हैं और जो साझेदारी है वो इसमें कितनी प्रतिशत होती है, ग्लोबल आबादी में इसका हिस्सा कितना ज़्यादा है। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अक्षय, G7 में प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना, जाहिर है बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी, और जब ये बातचीत होगी तो ये साझेदार के तौर पर विकसित होती हुई नजर आएगी और खास तौर पर कारोबार में। और देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा G7 समिट जिसका कि आयोजन कनाडा में किया जा रहा है। साफ तौर पर है कि कनाडा पिछले अगर कुछ महीनों में देखा जाए तो भारत के साथ तनाव की स्थिति रही, लेकिन क्योंकि अब वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ, पीएम कार्नी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को न्योता दिया, प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं और रात लगभग 10:30 बजे के आसपास इस समिट में G7 समिट में शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिखा G7 जो समिट है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि वो कनाडा पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति है, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको लेकर के अमेरिका भी कहीं कहीं अपने आप को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश लौट रहे हैं और साफ तौर पर है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं G7 समिट में भी कुछ चीज़ें असर देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर G7 ग्रुप को बात किया जाए और भारत की महत्ता को लेकर के बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण
ये समिट होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत G7 ग्रुप का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भी भारत को उसमें शामिल किया जाना भारत की जो इकोनॉमिक पावर है, बढ़ती जो महाशक्ति है, उसके परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को देखा जा सकता है। दूसरा ये बात है कि G7 समिट में जिस तरह से अन्य देश शिरकत कर रहे हैं, चाहे कनाडा खुद की बात करें या फिर इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, ये अपने आप में एक महाशक्तियों के रूप में नज़र आ सकते हैं, खास करके इकोनॉमिक्स पावर्स के रूप में। तो इकोनॉमिक्स पावर्स की ये बैठक है और इस बैठक में भारत का शामिल होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना, ये बताता है कि भारत किस तरह से अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ कर रहा है और इससे क्या कुछ गेन होगा ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि G7 ग्रुप और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन, क्योंकि वो भी इसमें शामिल है, तो ये माना जा रहा है कि आर्थिक कॉरिडोर बनाने की जो कोशिश है उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। और कनाडा में ये जो आयोजन किया गया है, कनाडा के साथ जैसे उन्होंने जिक्र किया कि कुछ महीनों पहले जिस तरह से राजनयिक संबंध ऐसा लगता था जैसे पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हों, लेकिन अब नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। ये माना जा रहा है कि कनाडा के साथ संबंध भी और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कनाडा में खालिस्तान समर्थक जो हैं वो एक बड़ा मुद्दा बन करके पिछले कुछ सालों से उभरे हैं और ख़ास करके भारत विरोधी गतिविधियों में वहाँ पर खालिस्तान समर्थक शामिल रहे हैं। उस पर जरूर जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो ये भारत की कोशिश होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी कि उस पर कनाडा लगाम लगाए। अब एक तो द्विपक्षीय वार्ता हो गई, दूसरी समिट हो गई और ये माना जा रहा है कि समिट की शुरुआत क्योंकि आज हो रही है तो ये माना जा रहा है कि जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ चर्चा करें, यूनाइटेड किंगडम के साथ चर्चा करें या फिर जर्मनी इटली के साथ वो चर्चा करें, द्विपक्षीय वार्ता ये माना जा रहा है कि तय है। ये खबर आ रही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर रहते तो उनके साथ भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता होती, लेकिन क्योंकि वो रवाना हो चुके हैं तो फिर उनसे अब बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि भारत के लिहाज से भी ये G7 समिट काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास करके जिस तरह से चीन और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में रहे हैं उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं इस पर निगरानी देखने को मिल सकती है। हालांकि एक समय ये भी था कि रूस भी G7 का सदस्य हुआ करता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बराक ओबामा ने उस समय गलतियां की और ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं उसका दोषी है कि आज रसिया इस ग्रुप में शामिल नहीं है। रसिया को शामिल करने की कवायद के रूप में हो सकता है कि आने वाले समय में देखने को मिले। G7 निश्चित रूप से एक ताकतवर ग्रुप है और कोशिश यही है कि भारत वहां से किस तरह से अपने आप को फायदे पहुंचा सकता है, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, इंपोर्ट की बात हो या आर्थिक जो उन्नति भारत में तेज गति से हो रही है उस पर किस तरह से भारत और प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखते हैं और वहाँ से देशों के साथ किस तरह से पारस्परिक और बेहतर संबंध हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मैक्रोन के साथ भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पर्सनल बॉन्ड है वो बहुत बेहतर है। फ्रांस सहयोग भी कर रहा है, चाहे सैन्य सुरक्षा की बात हो या फिर आर्थिक गतिविधियों को लेकर के हो। एक मजबूत साझेदार के रूप में फ्रांस कुछ वर्षों में तेजी से भारत का अभिन्न मित्र बनता हुआ दिखाई दिया है। वैसे ही हालात ब्रिटेन के साथ भी रहे हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कनाडा के साथ कुछ जरूर जो दिक्कतें रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समिट के बाद और जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो उस जो राजनयिक संबंध है उसको बहाल करने में भी मदद जाहिर है अक्षय, और क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो आपसी संबंध है वो उसमें बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक उम्मीद जो इस समय थी वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के थी कि संभवतः प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हो पाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से एक्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके बाद लोग ये कयास लगा रहे थे कि संभवतः इस बार जब पीएम की मुलाकात उनसे होगी तो शायद कुछ चीज़ें और सामने आएगी, लेकिन ये मुलाकात हुई नहीं है। क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह नजर आती है? और देखिए, क्योंकि इजराइल और जो ईरान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, अमेरिका जिस तरह से सहयोग करते हुए दिखा है, हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान उस चीज़ को समझता है और ख़ास करके जिस तरह से इजराइल में अमेरिकी दूतावास पर जिस तरह से हमले करने की कोशिश की गई, इससे अमेरिका को एक संदेश देने की कोशिश ईरान द्वारा की गई कि वो बीच में ना पड़े। लेकिन क्योंकि अमेरिका अपने आप को बर्दाश्त हासिल करना चाहता है, वो चाहता है कि
ताकि जो शांति है वो आगे बढ़ सके। आपने डोनाल्ड ट्रंप का देखा होगा कि किस तरह से बेहतर तरीके से अपने आप को उन्होंने करने की कोशिश की कि आगे जिस तरह से संबंधों को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन एक कह सकते हैं कि इजराइल और ईरान के युद्ध ने अमेरिका को भी थोड़ा सा सांसद में ज़रूर डाला है, और यही वजह रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश रवाना हुए हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसकी बैठक करेंगे, और कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी कि किस तरह से इस जो युद्ध को रोका जा सके। उन्होंने पहले ही कहा कि हम चाहते हैं कि शांति वार्ता की तरफ ये दोनों देश आगे बढ़ सके। अगर शांति वार्ता करते हैं तो अमेरिका उसमें मदद करेगा, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन था उसमें उन्होंने कहा कि हमारी वजह से ये रुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो वहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले ये ज़रूर खबरें थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातचीत है वो होनी है, और उसको लेकर के चर्चा ज़रूर की जा सकती है। खास बात यह है कि G7 समिट में जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे उसमें भी चर्चा होनी थी, लेकिन क्या अब इस समिट में उस चीज़ को लेकर के चर्चा होगी, ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। हालांकि ईरान और इजराइल को युद्ध को देखते हुए अगर देखा जाए तो जो खमैनी हैं उनके सत्ता पलट की लेकर के कहीं ना कहीं फ्रांस दूसरे तरफ जाता हुआ दिखा है। उनका साफ साफ कहना है कि सत्ता परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है। खास करके मैक्रों का जो ये स्टेटमेंट है अमेरिकी राष्ट्रपति को शायद भी चुभा होगा, और अन्य देशों को भी अब देखना होगा कि वो किस तरह से इस पूरे मामले को लेते हैं। लेकिन भारत प्रधानमंत्री का साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश होगी कि भारत युद्ध का समर्थक नहीं रहा है कभी भी, वो शांति का समर्थक है, और कोशिश ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द चाहे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो या फिर जो मिडिल ईस्ट में इस समय इजराइल और ईरान का युद्ध हो, जल्द से जल्द शांति बहाली की तरफ बढ़े, ताकि जो एक तरफ से व्यापार है वो आगे बढ़ सके, एक दूसरे का जो समर्थन है वो आगे लेकर के विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके। क्योंकि भारत का ये मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि अगर शांति रहेगी क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं उसका असर न सिर्फ पड़ोसियों पर बल्कि विश्व समुदाय पर भी पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ जो एजेंडा है वो क्या फिट बैठ पाता है इस समिट के अंदर कि नहीं, क्योंकि कनाडा ने कोशिश की है कि इस G7 समिट के जरिए वो भी अपनी ताकत दिखा सके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना वहाँ के प्रधानमंत्री द्वारा ये मान के चलिए कि ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो भारत के साथ संबंध बिखरे हुए हैं उसको भी समेटा जा सके, और एक दूसरे का जो रणनीतिक साझेदार है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। तो रणनीतिक साझेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, व्यापारिक जो साझेदारी है वो इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जब द्विपक्षीय वार्ता होगी शिखा, तो मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों पर जरूर चर्चा की जाएगी कि कैसे शांति बहाली की तरफ विश्व समुदाय को आगे बढ़ाया जा सके। देखना दिलचस्प होगा कि जो स्टेटमेंट जारी होते हैं जैसे कि G7 समिट के बाद, तो उसमें क्या मुख्य जो एजेंडे रखे जाते हैं वो होते हैं। शिखा, जाहिर सी बात है, और जो कि कनाडा के साथ भारत के रिश्ते का आप जिक्र भी कर रहे थे, हमने देखा कि कनाडा के साथ भारत के रिश्ते किस कदर उलझ गए थे, लेकिन G7 में प्रधानमंत्री मोदी का जाना जाहिर तौर पर कनाडा के साथ जो हमारी स्थिति है या फिर जो हमारे रिश्ते हैं उसमें भी सुधार लेकर के आने वाली है। और शायद इसका जो आमंत्रण है या फिर जो इन्विटेशन है वो कनाडा की तरफ से आया है, और भारत में इसके मायने बहुत खास हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती जो ट्रूडो थे उन्होंने जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारत विरोधी कई चीज़ों में भारत के खिलाफ बयान जारी करना हो, या फिर जो निज्जर की हत्या हुई थी वहाँ उसको भारत से जोड़ना, ये तमाम ऐसी बातें रही जिससे कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो पर उस समय सवाल तमाम उठे, और यही वजह रही कि भारत को राजनयिक संबंध एक तरफ से खत्म करने पड़े। भारत में जो कनाडा के उच्चायुक्त थे उनको यहाँ से हटाना पड़ा, एक तरफ से राजनयिक संबंध पूरी तरह से खराब हो गए थे। लेकिन क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन हुआ वहाँ के
प्रधानमंत्री द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया G7 समिट में शामिल होने के लिए, इसके बावजूद भी क्योंकि भारत उसका सदस्य नहीं है, ये बताता है कि भारत की जो भूमिका है विश्व समुदाय में वो किस तरह से बढ़ी है। और ख़ास करके जब भारत ये बात करता है कि हम विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम की तरह एक समझते हैं और सभी देशों को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। साइप्रस जैसे देश में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जिसकी आबादी 13 लाख 14 लाख के आसपास है, जिसका हम कल जिक्र कर रहे थे। अब G7 समिट में शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद क्रोएशिया का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर देखा जाए तो एक तरफ से कोशिश ये है कि सभी बड़े देशों के साथ जो रणनीतिक साझेदारी है, जो परस्पर समझ है, उसको और विकसित किया जा सके। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का जो जिक्र है सिखाई ये माना जा रहा है कि इस G7 समिट के ज़रिए प्रधानमंत्री ज़रूर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को वहाँ भी एक तरफ से डिप्लोमेसी के ज़रिए घेरा जा सके, वहाँ के बड़े नेताओं को समझाया जा सके। खास करके जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो ये बताया जा सके कि भारत किसी को उपद्रव के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं उकसाता है। उसकी कोशिश है कि शांति बनी रहे, लेकिन अगर दूसरा कोई आतंकी गतिविधियां करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भारत अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। और ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। ये माना जा रहा है कि जो इटली, जर्मनी, यूके या फिर कनाडा के प्रधानमंत्री या फिर कहें कि इटली, जर्मनी के साथ साथ जो अन्य देश के हैं, फ्रांस के साथ जो बातचीत होगी, तो ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा कहीं ना कहीं उठेगा। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम हमने दिया, किस तरह से हमने अपने वहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए तमाम उपाय किए, वो ज़रूर रखे जाएंगे। ये माना जा रहा है कि एक तरफ तो रणनीतिक साझेदारी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, व्यापारिक किस तरह से बात की जा सकती है, पर्यटन को लेकर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को किस तरह से एक दूसरे के साथ बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम मुद्दे तो चर्चा होंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं एक एजेंडे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहेगा, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि डेलीगेशन तमाम देशों में गया। उसके बाद भारत की जो तस्वीर है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से निकल करके आई। कोशिश ये की गई सभी सांसदों द्वारा कि भारत की जो प्राथमिकता रही है उसको दुनिया के सामने रखा जा सके। और जबकि क्योंकि अगर किसी का देश का हेड ही पहुंचता है किसी समिट में, तो ये माना जा रहा है कि G7 समिट एक अच्छा मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी है और देश के सामने भी है। वो इस मौके को चुकेंगे नहीं। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की जो बात रही है वो दुनिया के सामने रखने में, खास करके G7 जो ग्रुप है, यूरोपीय यूनियन है, उसके सामने अपनी बात रखेंगे और ये बताएंगे कि हमें ये क्यों जो ऑपरेशन था वो करना पड़ा था और इसका पाकिस्तान को या फिर भारत को किस तरह से असर पड़ा है। जी जाहिर सी बात है और लगातार कोशिश भारत की तरफ से भी रही है, क्योंकि G7 में जिस तरीके से इन्विटेशन प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचा और छठी बार वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। अगर इकोनॉमी के लिहाज से भी देखें तो देश इस समय विकसित हो रहा है। भारत इस समय ऊपर की तरफ जो पायदान पर इकोनॉमी के चढ़ता जा रहा है, तो जाहिर है ये इन्विटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो और अदर कंट्रीज हैं जो कि इसका हिस्सा है अक्षय G7 का, उन कंट्रीज के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत मजबूत है। आप ब्रिटेन की बात कर लीजिए, फ्रांस का जिक्र कर लीजिए, जापान का आप जिक्र कर लीजिए, तो जाहिर तौर पर ये रिश्ते एक तरीके से बुनियादी ढांचे को भारत के अंदर में विकसित करने में मदद करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि G7 ग्रुप इकोनॉमिक पावर्स की अगर लिहाज से देखा जाए तो टॉप लेवल्स में है। अमेरिका उसमें शामिल है, फ्रांस आपने जिक्र किया शामिल है, और क्योंकि कनाडा इसकी अध्यक्षता इस बार कर रहा है। हालांकि एक कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं कनाडा और अमेरिका के बीच में जो खास करके ट्रंप की आदत रही है कि वो अपने आप को सर्वा घोषित करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी ज़रूर कुछ बातें नरम गरम दिखाई दी। कनाडा ने कहा कि साफ तौर पर हम अध्यक्षता कर रहे हैं, अपनी बात हमें रखनी है। कह सकते हैं कि जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो एक तरफ से सुधारने की भी कोशिश होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को लेकर के निःशुल्क से चर्चा होगी और क्या कुछ एक दूसरे की मदद की जा सकती है। भारत ब्रिटेन, फ्रांस की क्या मदद कर सकता है या फिर जर्मनी की क्या मदद कर सकता है, कनाडा की क्या मदद कर सकता है, वो तो होगा ही। दूसरे देश भारत को किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मदद कर सकते हैं और खास करके जो इकोनॉमिक्स पावर की बात रही है कि कैसे अपनी आर्थिकी की स्थिति को और बेहतर किया जा सकता है। भारत क्योंकि IMF के अनुसार
लगभग चौथे स्थान पर पहुंच चुका है, पहले पांचवें स्थान पर। तो ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पावर्स की एक तरफ से मीटिंग है और इस आर्थिक पावर का जो मेल जोल होगा वो कहीं ना कहीं अमृत निकाल करके लाएगा, ऐसी कुछ उम्मीद की जा सकती चलिए, ठीक है। G7 समिट से। जाहिर है अक्षय, अब इंतजार इसी समय का है, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है और जाहिर है जो बदलाव आएगा वो पूरा भारत भी देखेगा। बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।